Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat. Standard 10th, Subject SST, Unit History, Chapter number 1st. The Rise of Nationalism in Europe. Liberal nationalism. The ideology of liberalism was another important factor which promoted the sense of nationalism and the nation state. लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद से। तो ये जो उदारवाद की पॉलिसी थी, उसके जो सिद्धांत थे, ये एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से लोगों में राष्ट्रवाद और नेशन स्टेट की बातें पैदा होनी शुरू हुई। द टर्म लिबरलिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। ये जो टर्म है लिबरलिज्म, ये एक लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है और इसका मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र, आज़ाद। डिफरेंट पीपल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन देयर ओन वेज। अलग अलग लोगों ने लिबरलिज्म का मतलब अपने अपने तरीक़ों से निकाला। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। जो नया मध्य वर्ग था उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था आज़ादी हर एक व्यक्ति के लिए और कानून सबके लिए बराबर। Liberalism and politics. Politically, it emphasized the concept of the government by consent. Since the French Revolution of 1789, it stood for end of autocracy and clerical privileges. अगर राजनीति की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में इसने लिबरलिज्म ने जिस चीज़ पर जोर दिया वो ये था कि एक ऐसी सरकार हो जो लोगों के हिसाब से हो। फ्रांस की क्रांति के बाद से जो 1789 में हुई, ऑटोक्रेसी, निरकुंज शासन, मोनार्सी, और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस बाय बर्थ, कुछ विशेष अधिकार जो जन्म के आधार पर दिए गए थे, उन सबको हटाना और एक संविधान देश में बने और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चुनी जाए जो देश में पार्लियामेंट के माध्यम से शासन करे। इट ऑल्सो मेंट इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका ये भी मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर हो। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. तो कानून तो सबके लिए बराबर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो सबको समान रूप से मिले। इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get. फ्रांस की बात करें जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर भी वोट देने का और चुनाव में खड़े होने का जो अधिकार दिया गया वो सबको एक समान रूप से नहीं दिया गया। सिर्फ वो लोग जिनके पास संपत्ति है, पैसा है, उन्हीं को वोट डालने का और चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया। Men without property and all women were excluded from political rights and were declared as passive citizen. वो सभी आदमी और औरतें जिनके पास संपत्ति नहीं है उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया गया, और जो औरतें थीं उनको भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। तो जो लोग बिना पैसे के हैं और जो औरतें हैं जिन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया गया उनको पैसिव सिटीजन कहा गया। Only for a brief period under the Jacobins did all adult male enjoy suffrage. तो जैकोबिन शासन काल में कुछ समय के लिए फ्रांस के अंदर जितने भी मेल्स हैं, पुरुष थे, उन सबको वोटिंग राइट मिला। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husband. हालांकि जो नेपोलियनिक कोड थे उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो सफरेज था, वोटिंग राइट था, वो लिमिटेड था। औरतों को एक माइनर स्टेटस दिया गया और औरतों को पिता और शादी के बाद जो पति है उसके अधिकार में रखा गया। थ्रू आउट द 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements and demanding equal political rights. उसके बाद 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में औरतें और जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं थी
उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, आंदोलन किए और समान रूप से राजनीतिक अधिकारों की मांग की। लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक्स। अब आर्थिक नज़रिए से बात करते हैं। इन इकोनॉमिक टर्म्स लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो लिबरलिज्म का मतलब था बाजार की आज़ादी एंड एबोलिशन ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और जो पाबंदियां सामान और पूंजी के आवागमन पर लगी हुई थी, उन सभी पाबंदियों को हटाया जाना। मर्चेंट एंड ट्रेडर आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। जितने भी व्यापार करने वाले लोग थे, वो सब चाहते थे एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्रिएट की जाए। During that period, the whole Europe states were divided into small principalities. This was hindering trade as. तो उस दौरान पूरा यूरोपियन स्टेट छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था और इसकी वजह से व्यापार को काफ़ी नुकसान हो रहा था। Each principality had its own currency, weight and measure. जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज़ थी, राज्य थे, सबकी अपनी अलग अलग मुद्रा थी, तौलने और नापने के तरीके भी अलग अलग थे। डिफरेंट कस्टम बैरियर्स। बहुत सारे कस्टम बैरियर्स लगे हुए थे, यानी कि जो व्यापारी हुआ करते थे उन्हें अपना सामान एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाने में टैक्स देना पड़ता था। नेपोलियन कन्फेडरेशन इंक्लूडेड 39 स्मॉल एंड बिग स्टेट्स। तो नेपोलियन का जो कन्फेडरेशन था उसमें 39 स्मॉल और बिग स्टेट शामिल थे। ईच ऑफ दिस पोसेस इट्स ओन करेंसी। और उनकी सबकी अपनी अलग अलग करेंसी थी। एंड वेट एंड मेजर्स। सबका अपना नापने और तोलने का तरीका भी अलग अलग था, सबकी यूनिट्स अपनी अलग अलग थी।